20 साल, करोड़ों रुपए और सिर्फ एक सपना, भारत को अपना जेट इंजन मिले। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह गई। ऐसा क्या था जो कावेरी इंजन को रोक रहा था और अब अचानक से क्या बदलने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम पहले बात करने वाले हैं कावेरी इंजन में जो अवरोध था उसके खात्मे की। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रह जाएगी, और कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर रूस पर हमारी डिपेंडेंसी लगभग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, भारत अब खेल को बदलने का फैसला कर चुका है और इस बार दांव पर है हमारी पूरी आत्मनिर्भरता। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारत का कावेरी इंजन प्रोग्राम दुनिया के सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में से एक है, या यूं कह लें भारत के सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें बहुत सारी बड़ी समस्याएं थी। हमारे पास फ्लाइट टेस्टिंग का अभाव था, रियल कंडीशन में हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसकी कमी थी, और सर्टिफिकेशन में बार बार डिले का सामना करना पड़ रहा था। यानी इंजन बन तो रहा था पर उसे सही तरीके से परखा नहीं जा पा रहा था। और अब एंट्री होती है गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट के मास्टर प्लान की। जीटीआरई ने एक लंबे अरसे तक स्ट्रगल करने के बाद एक बड़ा फैसला कर लिया है। वो है सुखोई 30 MKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाना। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि एक IL-78 इस समय ऑक्शन में है। वो ऑक्शन में है और वो ऑप्शन के तौर पर भारत के सामने भी है। लेकिन अब क्योंकि जीटीआरई ने ये खुद प्रपोजल सामने रख दिया है कि सुखोई 30 MKI ही फ्लाइंग टेस्ट बेड बनने वाला है, तो हम उसको साइडलाइन कर देते हैं क्योंकि अब उसकी जरूरत हमें नहीं है। देखिए, Su-30 MKI को लेकर जो प्रपोजल सामने आया है उसमें जीटीआरई ने इसको फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदलने की अपनी पेशकश करी है, और पूरी कहानी फिर यहीं से बदल जाती है। फ्लाइंग टेस्ट बेड का मतलब यह है एक ऐसा फाइटर जेट जो हवा में उड़ते हुए इंजन टेस्टिंग करेगा, और यहाँ पर इस्तेमाल होगा हमारा लीजेंडरी सुखोई 30 MKI। वो चीज जो इसको खास बनाती है वो है इसका ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होना, यानी इसमें 2 इंजन हमें देखने को मिलते हैं, हाई पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और हाईली स्टेबल प्लेटफॉर्म। यानी यहाँ पर क्योंकि इंजन बे में हमें 2 इंजन देखने को मिलते हैं, तो एक में ये इंजन को टेस्ट करेगा और दूसरा इंजन इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी रिस्क भी कम और हम डेटा भी ज्यादा जल्दी कलेक्ट कर पाएंगे। अब अगर इसी प्लान में देखा जाए तो एडवांस सेंसर्स लगाए जाएंगे एयरक्राफ्ट में ताकि हमें रियल टाइम डेटा मिल सके। इंजन के हर पहलू को चेक किया जाएगा, जैसे कि उसका थ्रस्ट लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है और वाइब्रेशन क्या है। तो ये सारी चीजें टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी हमें सुखोई 30 MKI बाखूबी प्रदान करेगा, और अब हर छोटी समस्या हवा में ही पकड़ में आ जाएगी। जीटीआरई सिर्फ टेस्टिंग नहीं बल्कि एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर स्टेप बाय स्टेप वैलिडेशन होगा, कंपोनेंट टेबल पर टेस्टिंग होगी और फेलियर प्रेडिक्शन यहाँ पर किया जा सकेगा। यानी हमें पहले से पता होगा कि फेलियर कहाँ पर आ सकता है और उसका निवारण किस प्रकार से किया जाना है। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल चीज की जो यहाँ पर सामने रखी गई है, वह है सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन के लिए जीटीआरई ट्रेडिशनल मॉडल से हटकर अपनाएगा स्टेयरकेस मॉडल, यानी यहाँ पर लिमिटेड टेस्टिंग होगी, ग्रेजुअल एक्सपेंशन होगा और फुल क्लियरेंस मिलेगी। यानी इससे डेवलपमेंट टाइम काफी कम होगा और चीजें जल्दी सर्टिफाई होंगी। अब इसके लिए हम इतना बड़ा कदम उठा क्यों रहे हैं? देखिए, भारत अब खुद के इंजन को टेस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि बार बार जो हम रूस पर भाग जाते हैं और स्लॉट का इंतजार करते रहते हैं जिसमें सालों का समय बीत जाता है, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विदेशी मदद पर हमें ना के बराबर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और इससे भारत फास्टर डेवलपमेंट अचीव कर पाएगा। और इसका असर सिर्फ कावेरी इंजन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि कावेरी 2.0 और हमारा हाई थ्रस्ट इंजन जो कि 120 किलो न्यूटन का होने वाला है, उसके टेस्टिंग में भी ये किसी वरदान की तरह काम करेगा। ये इंजन भारत को फ्यूचर फाइटर जेट के बैकबोन बनने में या बनाने में मदद करेगा, जो कि हो गए उसके इंजन। तो आज सुखोई 30 MKI आसमान में दुश्मनों को हराता था, लेकिन अब वही विमान भारत के सपनों के उड़ान देगा। ये सिर्फ टेस्ट नहीं होगा बल्कि भारत के इंजन डिपेंडेंस की या इंडिपेंडेंस की शुरुआत है। तो यहाँ पर क्लियर है कि अभी जो प्रपोजल है ये जीटीआरई ने सामने रखा है। देखना यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही निर्णय पर सब कुछ तय करेगा। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब जीटीआरई ने विमानों को फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए मांगा हो। यह सफर 2002 से शुरू होता है और अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। फिर चाहे वो IL-76 हो, चाहे वो MiG-29 हो, चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो या सुखोई 30 MKI हो। लेकिन इस बार हम आशा कर रहे हैं, क्योंकि भारत खुद काफी ज्यादा इस समय अमेरिका के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो निर्णय जल्दी होंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। और अगर सुखोई 30 MKI को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि हम बार बार जो रूस के IL-76 पर डिपेंडेंट रहते हैं, कम से कम हम उस डिपेंडेंसी को तोड़कर आत्मनिर्भर कदम बढ़ा पाएंगे, जो कि हमें आज नहीं तो कल एक स्वदेशी जेट इंजन
अवश्य प्रदान करवाएगा। अगली रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या भारत अब 6th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में एंट्री करने जा रहा है और क्या यूरोप की बड़ी कंपनियां अब भारत के साथ मिलकर फ्यूचर फाइटर बनाएंगी, क्योंकि एक नई लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत का रक्षा मंत्रालय अब यूरोप के बड़े डिफेंस कंसोर्टियम्स को दिल्ली बुलाने वाला है। इसमें शामिल है एयरबस, डसाल्ट एविएशन, BAE सिस्टम्स, लियोनार्डो और साब। इन सभी को कहा गया है कि वो अपने 6th जनरेशन फाइटर के प्रपोजल भारत के सामने पेश करें। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भारत ये क्यों कर रहा है। असल में भारत के पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी एग्जिस्टिंग 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में पार्टनर बने या ऑब्जर्वर बनकर टेक्नोलॉजी सीखे। और ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन पहले ही जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है उन पर तेजी से काम कर रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है जो भारत के सामने है। यूरोप के दो बड़े प्रोग्राम इस समय रेस में है। पहला है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, दूसरा है FCAS जो है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। भारत इन दोनों को इवेलुएट करेगा और देखेगा कि किसमें क्या ज्यादा फायदा है। और इस समय भारत सिर्फ फाइटर जेट नहीं चाहता बल्कि एक पूरा एयर कॉम्बैट सिस्टम चाहता है जिसमें होंगे AI पावर्ड सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एडवांस इंजन, और सबसे खास ड्रोन टीमिंग यानी कि लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को भी भारत प्राथमिकता दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जो फाइटर चाहता है वो Su-30 जितना बड़ा और पावरफुल हो सकता है, और उसके कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो अभी तक हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। यानी कि वो ऑप्शनली मैन्ड भी हो सकता है, यानी बिना पायलट के भी उड़ सकता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला होगा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को फायर करने में कैपेबल होगा, और ड्रोन कंट्रोल कैपेबिलिटी उसके पास काफी बेहतरीन होने वाली है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। देखिए टाइमलाइन अगर हम भारत के फाइटर जेट की बात करें तो AMCA की टाइमलाइन आप सबको पता है 2035 से शुरू होती है, जबकि भारत 2040 तक 6th जन प्रोग्राम को डिप्लॉय करने का जो है फैसला कर चुका है। यानी 6th जन फाइटर को 2040 तक डिप्लॉय करने की योजना पर भारत काम कर रहा है। यानी भारत का लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए है कि 2047 तक भारत एक कैपेबल वायुसेना के रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके। और अब सबसे अहम सवाल, कौन सा प्रोग्राम चुना जाएगा या कौन सा प्रोग्राम चुना जा सकता है, ये डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा या नहीं इस पर, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी या नहीं इस बात पर भी, और इंडियन UAV प्रोग्राम जैसे कि कैट्स हो गए, घातक हो गए, इनके साथ इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। इंडियन नेवी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन मान के चलिए जिनका डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन के आसपास होगा उनके लिए ही विमान बनाए जाएंगे। छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यहाँ पर कोई प्रस्ताव सामने नहीं रखा जाएगा। तो देखना यह है कि आने वाले भविष्य में हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।